हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम इतिहास के तीसरे चैप्टर पर प्रकाश डाल रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद। इसके पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद और इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के विषय में अध्ययन किया, अर्थात 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? यूरोप में राष्ट्रवाद और इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन क्यों हुआ था, ये हम बता चुके हैं। अब है तीसरा चैप्टर, क्या? भारत में राष्ट्रवाद। तो जैसा कि हम पिछले चैप्टरों के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। ये पहले चैप्टर में हम बता चुके हैं। अब सबसे पहले राष्ट्रवाद पुनः स्मरण दिला देते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं बच्चों। जैसा कि हम पहले चैप्टर में देश, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की परिभाषा आप लोगों को बता दिए थे, अर्थ बता दिए थे कि देश प्रेम की भावना, जनता के बीच में देश प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। देश के प्रति मर मिटने की भावना, देश की वृद्धि एवं विकास की भावना जो जनता के बीच पाई जाती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। कहाँ पर हुआ था? यूरोप में हुआ था। और क्या हुआ था कि राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था किसके स्थान पर? राष्ट्रीय वंशीय राज्यों के स्थान पर। इसके पश्चात वहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के फलस्वरूप साम्राज्यवाद का विकास शुरू हो गया। और साम्राज्यवादी भावना जो है औपनिवेशिक भावना में परिवर्तित होती चली गई और यूरोप के विभिन्न देशों द्वारा दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों को उपनिवेश बना लिया गया। और इसके पश्चात जिन जिन देशों में उपनिवेश बनाया गया, उन देशों की जनता को, वहाँ के मूल निवासियों को औपनिवेशिक सरकारों द्वारा विभिन्न तरह से प्रताड़ित किया गया, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक शोषण किया गया, जिसके पश्चात औपनिवेशिक जनता ने राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू किया। तो ये होता है राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि। किसी भी देश में यही कारण होता है कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा जब औपनिवेशिक जनता का शोषण किया जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, तो जनता क्या करती है? राष्ट्रवाद भावना से प्रेरित होकर के औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देती है। तो इस अध्याय में हम भारत में राष्ट्रवाद यानी भारत में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय भावना लोगों के मन में क्यों आई और आंदोलन किस प्रकार शुरू हुआ, इस पर हम विस्तृत प्रकाश डालेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। तो जैसा कि हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इससे लोगों के दिल में देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागी। वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटनाएं, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का उदय हुआ। तब उपनिवेश, जैसा कि अभी हमने बताया है कि औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना से जनता प्रेरित होकर के आंदोलन शुरू कर देती है। और इसमें लोगों के बीच में आपसी एकता होती है, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव होते हैं। लेकिन ये साझा भाव जो होते हैं वह हर वर्ग और हर समूह पर उपनिवेशवाद का अलग अलग असर होता है। और इस अध्याय के माध्यम से हम भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के विषय में जानेंगे। तो इस आंदोलन को भारत में किस घटना द्वारा शुरू किया गया, किस घटना ने प्रभावित किया? तो सबसे पहले है प्रथम विश्व युद्ध।
फिर खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। इस युद्ध में विश्व दो गुटों में बंट चुका था, पूंजीवादी और समाजवादी। किंतु यहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादियों की लड़ाई नहीं थी, यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई थी। जर्मनी के गुट में ऑस्ट्रिया, प्रसा, हंगरी, इटली थे, तो फ्रांस के गुट में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका बाद में शामिल हुआ। तो इस तरह से दो गुटों में जो विश्व का विभाजन हुआ था, साम्राज्यवादी भावना से प्रेरित होकर के, और वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध में लास्ट में हुई बच्चों। तो इन सब भावनाओं से प्रेरित होकर के, औपनिवेशिक भावनाओं से प्रेरित होकर के प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, जिसमें एक गुट का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व फ्रांस कर रहा था। इस युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। 1914 से 1918 तक यह युद्ध चला था और इसने क्या किया, इसका क्या प्रभाव पड़ा कि एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, क्योंकि यह युद्ध भयंकर युद्ध था। जैसा कि नाम ही है, प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि पूरे विश्व के राष्ट्रों ने इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। तो इससे क्या हुआ कि रक्षा व्यय यानी सैनिकों के व्यय पर भारी वृद्धि हुई। युद्ध के नाम पर कर्जे एवं करों में वृद्धि हुई, क्योंकि जितने भी देश लड़ रहे थे उनके सैनिकों का खर्च बहुत अधिक था। तो इसको सैनिकों के नाम पर ही, युद्ध के नाम पर वहाँ की सरकारें जनता से अत्यधिक कर वसूल करने लगी। तो क्या हो गया कि शुल्क में वृद्धि हो गई, सीमा शुल्क बढ़ाया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। पहले आयकर नहीं लिया जाता था, अब आयकर भी शुरू हो गया। कीमतें दोगुनी हो गई, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गुस्सा था। लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाह रहे थे, किंतु लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया और ग्रामीण क्षेत्र में इससे लोग काफ़ी नाराज़ हुए। 1918, 1919 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में भारी मात्रा में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्यान्नों की भी कमी हो गई और फ्लू नामक महामारी फैल गई, जिससे 120-130 लाख लोग मारे गए। इसी समय एक नया नेता मोहनदास करमचंद गांधी आया, जिसने संघर्ष का एक नया तरीका पेश किया। मतलब ऐसे ही पृष्ठभूमि के दौरान, कैसी पृष्ठभूमि, 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात की पृष्ठभूमि जो थी, जिसमें क्या हुआ था कि विभिन्न देशों में सैनिक खर्च के नाम पर करों में वृद्धि हो गई थी, आयकर लगा दिया गया था, महामारी फैल गई थी, सेना में जबरन लोगों को भर्ती किया जा रहा था, लोग गुस्साए हुए थे, खाद्यान्न की कमी थी और 1.25 से 1.5 लाख के लगभग लोग मारे गए थे। ऐसे ही विकट परिस्थितियों में एक नेता सामने आया, जिसने कि क्या किया, जैसा कि हमने लिखा है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों के एक आंदोलन के अंतर्गत एकजुट करने की कोशिश की। तो गांधी जी ने क्या किया, संघर्ष का एक नया तरीका पेश किया, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, सत्याग्रह। गांधी जी ने जो संघर्ष का तरीका पेश किया उसका नाम था सत्याग्रह। और सत्याग्रह किसे कहते हैं, जैसा कि सत्याग्रह दो शब्दों से ही मिलकर के बना है, क्या, सत्य का आग्रह। मूल मंत्र क्या था, या आंदोलन का नया तरीका था,
सत्याग्रह। आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सत्य का आग्रह ही क्या है, सत्याग्रह। तो गांधी जी 1915 तक जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ये कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। जब शुरू हुआ था 1914 में दक्षिण अफ्रीका में थे और वहाँ से 1915 में भारत वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए गांधी जी की वीरता की लड़ाई से सभी परिचित थे। वहाँ पर इन्होंने सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का अलग तरीका इस्तेमाल किया था। कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में, सत्याग्रह का, सत्य के आग्रह का बच्चों, और आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से युद्ध जीत सकता है, यह नज़रिया विश्व के सामने गांधी जी ने पहली बार रखा। वर्ष 1916 में गांधी जी बिहार के चंपारण गए। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए। 1916 में ये चंपारण गए। चंपारण आधुनिक बिहार में पड़ता है। वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे थे। वहाँ जाकर के गांधी जी ने उनका नेतृत्व संभाला और 1917 में किसानों को दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया और संघर्ष में सफल हुए। इसी को जो है चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1917 में कहाँ किए थे, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण पड़ता है बिहार राज्य में, आधुनिक बिहार राज्य में। यहाँ क्या हुआ था, किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्या किया था गांधी जी ने, किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। और भारत कब आए थे, 1915 में। 1915 में गांधी जी भारत आए थे। इसके पहले कहाँ थे वो, दक्षिण अफ्रीका थे। दक्षिण अफ्रीका में थे। 1915 में भारत आए और पहला सत्याग्रह जो शुरू किया चंपारण में 1917 ईस्वी में शुरू किया था। 1917 में चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया जिसमें किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद ये गुजरात गए। गुजरात में खेड़ा नामक स्थान पर भी क्या किया, किसानों के विरोध का नेतृत्व किया। किसानों के ही विरोध का क्या किया, नेतृत्व किया। और इस नेतृत्व में ये सफल रहे और इन्होंने किसानों के यहाँ पर सलाह क्या दी। यहाँ पर क्या हुआ था, फसल खराब हो गई थी। ऊपर क्या था कि नील की खेती के खिलाफ किसान विद्रोह कर रहे थे। चंपारण में किसान क्यों विद्रोह कर रहे थे, नील की खेती के खिलाफ। और खेड़ा में फसल बर्बाद होने पर दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ एक जो विद्रोह हुआ था बिहार में, यहाँ पर किसान इसलिए विद्रोह कर रहे थे क्योंकि ये नील की खेती नहीं करना चाहते थे, जबकि अंग्रेज़ सरकार ज़बरदस्ती नील की खेती करवाना चाहती थी। और खेड़ा में क्या हुआ था कि यहाँ फसल बर्बाद हो गई थी और कर वसूला जा रहा था। गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया, किसानों का समर्थन किया और जो फसल की असफलता के कारण, कमी के कारण पीड़ित थे और इन्होंने सलाह दी कि जब तक उनकी छूट की मांग स्वीकार न की जाए तब तक वे राजस्व का भुगतान न करें। और 1918 में गांधी जी फिर सूती कपड़ा कारखानों के श्रमिकों के बीच, और 1918 में क्या किया,
संस्थानों के बीच सत्याग्रही आंदोलन को व्यवस्थित करने के लिए अहमदाबाद गए। तो इसके पश्चात क्या हुआ? ये जो है गांधी जी के विषय में हमने बताया, क्योंकि गांधी जी के माध्यम से ही राष्ट्रवाद आंदोलन भारत में शुरू हुआ था, इसीलिए हमने इनका जिक्र किया बच्चों। इनके प्रारंभिक आंदोलन का जिक्र किया कि इन्होंने कैसे किस तरह भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। एक बार पुनः फिर से समझा दे रहे हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध ने क्या किया? एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, युद्ध के नाम पर कर्जे एवं करों में वृद्धि हुई, सीमा शुल्क बढ़ाया गया और आयकर शुरू किया गया। कीमतें दोगुनी हो गईं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गाँवों में जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था, इसलिए ग्रामीण जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया था। 1918, 1919, 1920, 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में भारी मात्रा में फसल खराब होने के कारण खाद्यान्न की भी कमी हो गई थी और फ्लू नामक बीमारी फैल गई थी, जिसमें 1.25 से 1.5 लाख के बीच में लोग मारे गए थे। और इसी समय नेतृत्व प्रदान करने के लिए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन को एकजुट किया और राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ किया। और किसके द्वारा? अभी हमने कहा महात्मा गांधी द्वारा। तो इसलिए हमने महात्मा गांधी का शॉर्टकट परिचय दे दिया है कि महात्मा गांधी कब कैसे भारतीय राजनीति में प्रवेश किए। फिर से बता दे रहे हैं, गांधी जी जो थे वो राष्ट्रवादी नेता थे। ये वकालत करने के पश्चात वकील थे, ये पेशे से दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ पर जाकर के इन्होंने श्वेत अश्वेत की लड़ाई लड़ी और भारतीयों को इस लड़ाई में ये सफल हुए थे और भारतीयों का नेतृत्व, एक कंपनी का नेतृत्व प्रदान करने के लिए कंपनी की तरफ से गए थे वकील बन करके। तो हाँ, ये सफल रहे। सत्याग्रह के अस्त्र को इन्होंने वहाँ पर इस्तेमाल किया था। गांधी जी का मूल मंत्र सत्याग्रह था, तो सत्याग्रह के द्वारा ही ये दक्षिण अफ्रीका में सफल हुए थे। इसके पश्चात ये 1915 में भारत आए। उस समय भारत में चंपारण में किसान आंदोलन कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? नील की खेती के खिलाफ। अंग्रेज सरकार ज़बरदस्ती इनसे नील की खेती करवाना चाहती थी और किसान नहीं करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर आंदोलनरत थे किसान। और गांधी जी ने 1917 में इन्हें क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया और ये किसान अपने आंदोलन की मांगों को प्राप्त करने में सफल हुए। तो गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन यहाँ भी सफल हुआ। इसके पश्चात खेड़ा में किसानों का नेतृत्व किया। वहाँ पर क्या हुआ था? फसल बर्बाद हो गई थी। और इसके पश्चात ये अहमदाबाद गए, जहाँ पर इन्होंने सूती मिलों में काम करने वाले मजदूरों का नेतृत्व प्रदान किया है। इसके पश्चात खिलाफत, अब आते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। इसी बीच अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट नामक एक अधिनियम पारित किया था 1919 ईस्वी में। रॉलेट आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जो कि न केवल शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, बल्कि पूरे देश में यह फैल गया था, यानी देशव्यापी आंदोलन बन चुका था। अब हम पहले रॉलेट एक्ट पर प्रकाश डाल दे रहे हैं कि रॉलेट एक्ट था क्या। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था बच्चों। यह एक ऐसा अधिनियम था
जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर अंग्रेज सरकार जेल में डाल सकती थी। किसके आधार पर? संदेह के आधार पर। कहाँ डाल सकती थी? जेल में। वारंट नहीं कटता था। केवल संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता था। वारंट नहीं दिखाया जाता था, वारंट नहीं कटता था। इसलिए भारतीयों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया और इसे काला कानून कहा। क्या कहा बच्चों? काला कानून कहा। और यह आंदोलन पूरे देश में व्याप्त हो गया था। लेकिन आंदोलन महात्मा गांधी और बड़ा आंदोलन चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि बिना हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के नज़दीक लाए ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। और इसी समय क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ऑटोमन तुर्की राज्य हार गया था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया। तुर्की की हार हुई और तुर्की का खलीफा इस्लामिक जगत का विश्व गुरु माना जाता था। खलीफा क्या था? इस्लाम जगत का विश्व गुरु। तब पूरे विश्व के मुसलमान इसे क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे बच्चों। और यह अफवाह फैल गई कि खलीफा को ऑटोमन साम्राज्य इनका बोला जाता था, खलीफा को उसकी गद्दी से उतार दिया गया है। यह अफवाह फैला दी गई और इसके कारण पूरे विश्व के मुसलमान खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिए थे। भारत में भी खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मौलाना आज़ाद हाकिम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? खिलाफत समिति का गठन। और यह कब किया गया? 1919 ईस्वी में। तब प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? तुर्की का खलीफा हार गया और तुर्की के खलीफा को पूरा इस्लाम जगत का गुरु माना जाता था, यानी कि पूरे विश्व के मुसलमान इसको अपना गुरु मानते थे। तो इसकी तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति का गठन 1919 में किया गया और मोहम्मद अली और शौकत अली
मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ कई मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा की। इनके नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय ने महात्मा गांधी से खिलाफत आंदोलन पर चर्चा की। किसने किया बच्चों? मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में मुसलमानों ने महात्मा गांधी से क्या किया? खिलाफत आंदोलन के विषय में चर्चा की और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन जो है उसको समर्थन देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। क्या हुआ बच्चों? कलकत्ता अधिवेशन 1920 में खिलाफत आंदोलन को पेश किया गया, पारित किया गया। और अब असहयोग आंदोलन शुरू। कौन सा आंदोलन? क्या हुआ बच्चों कि जब मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान, हजरत मोहानी खिलाफत समिति का गठन किए 1919 में, तो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारत में भी मुसलमानों ने इस आंदोलन को चलाने के लिए गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी। और सितंबर 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव पेश किया और पारित करा लिया। तत्पश्चात असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ चलाने का निर्णय लिया गया। अब प्रश्न उठता है कि असहयोग ही क्यों? क्या प्रश्न उठता है? असहयोग ही क्यों? जैसा कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, सहयोग का मतलब क्या होता है? असहयोग का मतलब सहयोग न करना। तो गांधी जी का मानना था बच्चों कि भारत में ब्रिटिश शासन जो स्थापित हुआ वह भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। स्थापित होने का कारण भी क्या था? भारतीयों का सहयोग। और चलने का कारण भी क्या है? भारतीयों का सहयोग। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो जाएगी और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। असहयोग ही क्यों? फिर से बोल दे रहे हैं, क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुआ है? भारतीयों के ही सहयोग के कारण हुआ है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि उस समय क्या था, राजाओं को आपस में लड़ा देते थे और जो राजा कमज़ोर स्थिति में होता था वो अंग्रेज़ों की शरण में चला जाता था और अंग्रेज उसकी सहायता करते थे और सहायता के बदले में कुछ राशि मांगते थे। धन निश्चित किया गया रहता था कि युद्ध जीतने के पश्चात आपको इतना देना पड़ेगा। न देने पर क्या होता था कि क्षेत्रफल ही दे दिया करते थे, कभी आधा राज्य कभी पूरा राज्य। ऐसे करके धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत को हड़पने में सफल हो गए थे। तो यह किसने किया था? भारतीय राजाओं ने स्वतः किया था। उन्हें स्वतः अपने संरक्षण में अपना संरक्षण प्रदान कर दिया था। तो ये क्या हुआ कि भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज आगे बढ़े। नहीं तो जबकि व्यापारी बन करके आए थे
तभी अगर मुस्लिम शासकों ने उन्हें देश से निकाल दिया होता तो शासन करने में वो भारत में सफल ही नहीं हुए होते। तो गांधी जी का कहना भी उचित था कि भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज भारत में सफल हुए और शासन कर रहे हैं। अगर हम उनको अपना सहयोग प्रदान न करें तो वो क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे और उनका शासन समाप्त हो जाएगा और स्वराज्य स्थापित हो जाएगा। तो गांधी जी ने चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का निश्चय लिया और आगे बढ़ाया। कैसे? पहला उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन 1920 में, इसमें इन्होंने सबसे पहला कदम क्या उठाया, पहले तो इन्होंने जनता से अपील की। क्या अपील की? जैसा कि अभी हम बताए हैं कि आप अंग्रेज़ों के किसी भी कार्यों में सहयोग न करें, क्योंकि हमारे सहयोग से ही वो हमारे देश में शासन करने में सफल हुए हैं और शासन चला रहे हैं। अगर हम अपना सहयोग ख़त्म कर देंगे तो उनका शासन भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे देश में स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। इसीलिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। और सबसे पहले इस आंदोलन के अंतर्गत कौन सा कार्य किया गया? पदवियों को लौटाना। क्या चीज़? पदवियों को लौटाना। उस समय जिनके कार्यों से अंग्रेज प्रसन्न होते थे, जो अंग्रेज़ों के चाटुकार होते थे या अंग्रेज जिसे अपनी ओर मिलाना चाहते थे, तो उसको क्या करते थे, खुश होकर के पदवियां प्रदान कर देते थे। जैसे सर की उपाधि, राय की उपाधि, सिंह की उपाधि, ऐसे उपाधियां यानी पदवी दे दिया करते थे। तो गांधी जी ने सबसे पहले जनता से ये कहा कि आप उनके द्वारा दी हुई पदवियों को क्या करिए, वापस कर दीजिए। और फिर दूसरा क्या, सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। क्या करें? कि विदेशी संस्था जैसे स्कूल, कॉलेज, कचहरी, ये सब संस्थाओं के अंतर्गत आएगा। तो स्कूल, कॉलेज, कंपनी, कचहरी आदि का क्या करें? बहिष्कार करें और स्वदेशी का उपयोग करें। स्थापना करें। क्या करें बच्चों? कि विदेशी संस्थाओं यानी स्कूलों का, कॉलेजों का, हॉस्पिटल का, कचहरी का, कंपनी का, तब जो संस्थाएं कार्यरत हैं विदेशी यानी अंग्रेज़ों की, उनका बहिष्कार करें, उनमें काम करना छोड़ दें। लेकिन इसके साथ ही अपने विकास के लिए क्या करें? स्वदेशी का उपयोग करें और स्वदेशी संस्थाओं का निर्माण करें, यानी स्वदेशी कॉलेजों की स्थापना करें, स्कूलों की स्थापना करें, वो कारखानों की स्थापना करें, स्वदेशी वस्त्रों को बनाएं। तब सभी चीज़ों जो कि हम इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या करें? स्वदेशी का इस्तेमाल करें और विदेशी का बहिष्कार करें। और तीसरा, अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा शुरू करें। क्या कहा इन्होंने जनता से? कि अगर सरकार दमन चक्र शुरू करती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान शुरू करें। क्या करें? सविनय अवज्ञा अभियान शुरू करें। तो बच्चों, इन्होंने जनता से क्या अपील किया कि अगर
सरकार क्या करती है? असहयोग आंदोलन के दौरान दमन चक्र चलाती है असहयोग आंदोलन को कुचलने के लिए। तो हमें क्या करना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करना है। और आखिरकार दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का जो नागपुर में अधिवेशन हुआ उसमें क्या हुआ कि एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लग गई। हो गया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग खिलाफत शुरू हो गया। इसी के साथ क्या हुआ कि गांधी के नेतृत्व में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। तो बच्चों क्या हुआ कि 1920 में गांधी जी ने जो कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकृत किया था, अब नागपुर के अधिवेशन में वह पारित हो गया और इसी के साथ ही असहयोग और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है सत्याग्रह का विचार। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? सत्याग्रह का विचार। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1914 में भारत लौटे थे और उन्होंने एक नए तरीके के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की रंगभेद सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था और इस पद्धति को उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया था। इसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया था। और इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य का आग्रह। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सत्य का आग्रह और सत्य की खोज, यानी सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी उत्पीड़क से आप लड़ सकते हैं। किसके बल पर? सत्याग्रह के बल पर। कैसे? यदि आपका क्या हो? संघर्ष अन्याय के खिलाफ हो।
क्या कहा इन्होंने कि बच्चों, इन्होंने कहा कि यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ हो तो आप लड़ सकते हैं। किससे लड़ सकते हैं? उत्पीड़क से, यानी जो आपका उत्पीड़न कर रहा है आप उससे सत्याग्रह के बल पर लड़ सकते हैं। और इसी विचारधारा से प्रेरित होकर के गांधी जी ने 1916 में बिहार में चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और 1917 में ये वहाँ के किसानों को उनका अधिकार दिलाने में सफल हुए। 1917 में ही इन्होंने गुजरात के खेड़ा के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया और उसमें सफल हुए। इसी तरह से 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। तो इस प्रकार गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा भारत के लोगों में राष्ट्रीय भावना के विकास में योगदान दिया। अब अगला हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट। अब हम इस पर कल विस्तृत प्रकाश डालेंगे। हम पीछे रॉलेट एक्ट का जिक्र किए हैं लेकिन उस पर विशेष प्रकाश नहीं डाले हैं क्योंकि घटनाक्रम में आया है। अब हम आगे अगला टॉपिक रहेगा हमारा रॉलेट एक्ट। अगले वीडियो में हम इस पर प्रकाश डालेंगे।